अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्या हाल है आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा नॉलेजेबल आप समझ कि टॉपिक है, और इसमें जो आप इंजॉय भी करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स टेक्निक्स भी आप सीखेंगे जो कि आपके जो बिजनेस है उसके लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के हवाले से हम बात करते हैं। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या होता है? अब आप देखिए कि अगर इस हम टॉपिक को थोड़ा सा एलैबोरेट करें तो तीन हिस्से हैं, एक कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट। तो कॉस्ट से मुतल्लिक आपको पता है कि जो हमारी कॉस्ट होती हैं, जो कि प्रोडक्ट्स के ऊपर इंतर होती हैं, जो कि फिक्स कॉस्ट हैं, वेरिएबल कॉस्ट हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट हैं, टोटल कॉस्ट हैं। तो इस बारे में हम जो है उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और वॉल्यूम से मुराद क्वांटिटी है, क्वांटिटी से मुराद जो चीज़ें आप ख़रीदते हैं कितनी मकदार में आपने ख़रीदना हो। तो वॉल्यूम मीन्स जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स होंगी, प्रोडक्ट्स होंगी, उससे रिलेटेड है। प्रॉफिट आपको पता है कि जो हम चीज़ें बना लेते हैं या ख़रीद लेते हैं उसके बाद हम उसको फ़रोख्त करते हैं। तो फ़रोख्त करते वक्त जो मुनाफा हमें मिलता है हमने उसको भी एनालाइज़ करना होता है कि मुनाफा जो है वो कितना मिल रहा है और इसका जो है वो कॉस्ट के साथ जो है क्या रिलेशन है। तो अगर आप गौर करें तो ये तीनों चीज़ों का जो एनालिसिस है वो इस चैप्टर में हम करेंगे, यानी कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट, ये एक साथ चलेंगे सवाल में। तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आप जो भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल अगर आप डील कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट में, लेट से वो प्रोडक्ट जो है कोई भी हो, सेलेबल प्रोडक्ट है, तो आपने पहले ये देखना है कि उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कितनी उसके ऊपर इनकर हो रही है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसकी सेलिंग कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट वगैरह ये सारी कितनी है, ठीक है। यानी ज़ाहिर है कि आप उसको दो हिस्सों में लेके जाएंगे, फिक्स में, वेरिएबल में। इसी तरह से अगर आप ट्रेड बिजनेस से आप रिलेटेड हैं और आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस वक्त भी आपको जो है वो देखना होता है कि आपका जो ट्रेडिंग बिजनेस है उसमें आप जो चीज़ ख़रीद रहे हैं उसके ऊपर कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, फिक्स कितनी है उसके ऊपर, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है, ठीक है। और जब आप उसको बेचेंगे तो ज़ाहिर है कि उसमें क्या प्रॉफिट होगा, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। तो सबसे पहले तो हमने कॉस्ट बिहेवियर को देखना है कि जो आपकी कॉस्ट है उसका बिहेवियर क्या है। कॉस्ट टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ कर रही है या टाइम के साथ साथ डिक्रीज़ कर रही है, या फिर जैसे जैसे आप नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स जो हैं उसको इंक्रीज़ करते हैं तो कॉस्ट में क्या चेंजिंग आती है। ओवरऑल टोटल कॉस्ट इंक्रीज़ करती है, पर यूनिट डिक्रीज़ कर रही है, नहीं कर रही। ये बिहेवियर जो है ये एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो अब जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें ये हम इन सारी बातों का जो है वो आंसर जो है वो देंगे। तो सबसे पहले जो सवाल इसमें आता है वो ये है कि व्हाट सेल्स वॉल्यूम इज रिलेटेड टू वन टारगेट इनकम। सबसे पहले तो हमने इसमें ये देखना है, डिसीजन मेकिंग के लिए बेसिकली इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो सेल्स वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए कि आप अपनी टारगेट प्रॉफिट तक पहुँच सकें, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि लेट से अगर आपने एक बिज़नेस इस्टेब्लिश किया और आपसे कहा जाता है कि आप इस बिज़नेस से $1,00,000 जो है वो सालाना कमाएँ, तो ज़ाहिर है कि $1,00,000 तक पहुंचने के लिए आप थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि आपकी जो सेल्स हैं वो किस हद तक होनी चाहिए। अब ज़ाहिर है कि अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है, $1,00,000, तो इसका मतलब है कि सेल्स आपको जो है वो $1,00,000 से ज़ायद वैल्यू भी करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज तो सेल में बहुत थोड़ी होती है, और आपको पता है सेल में कॉस्ट भी होती है और प्रॉफिट। तो ये इसका मतलब है कि $1,00,000 आप अर्न करना चाह रहे हैं एक साल में, तो यू मस्ट सेल योर प्रोडक्ट्स फॉर दी सेल्स वैल्यू अबव दैन $1,00,000, ठीक है। तो $1,00,000 से ज़्यादा की अगर आप सेल करेंगे तो फिर आपका जो है ना वो कोई बनेगा। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आप $6,00,000 सेल करते हैं, $7,00,000 सेल करते हैं, वो अपनी प्रॉफिट परसेंटेज के मुताबिक आपने सेट करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है ये हमें ये बताएगा कि अगर आपने स्पेसिफिक टारगेट प्रॉफिट अचीव करना है तो उसके लिए आपको जो है कितनी मकदार में, कितनी तादाद में चीज़ें जो है बेचनी पड़ेंगी। ये आप दोनों तरह से बता सकते हैं। आप यूनिट्स में बता सकते हैं कि इतने यूनिट अगर हम बेचें
तो हम इस प्रॉफिट तक पहुंचते हैं। या आप अमाउंट में भी बता सकते हैं कि इतने डॉलर्स की अगर हम सेल करेंगे, इतने लाख डॉलर्स की अगर हम सेल करेंगे तो $1,00,000 हमें लेट्स से कि हमें जो प्रॉफिट होगा। तो कॉस्ट वैल्यू प्रॉफिट एनालिसिस में हम इन बातों का जवाब देंगे कि आप अपनी टारगेट इनकम तक पहुंचने के लिए कितना सेल्स वॉल्यूम आपको दरकार होता है, इस चीज़ को हम फाइंड आउट करेंगे। दूसरी बात ये है कि व्हाट इज़ द चेंज इन इनकम इफ सेल प्राइसेस डिक्लाइन, सेल वॉल्यूम इंक्रीजेस। और ये भी हमने देखना है कि इनकम में क्या तब्दीली आएगी अगर हमारी सेल्स तो बढ़ रही हो, ठीक है, लेकिन जो है ना वो हमारी जो सेलिंग प्राइसेस हैं यानी वो डिक्रीज़ कर रही है। यानी सेलिंग प्राइसेस डिक्रीज़ करने का मतलब है कि पर यूनिट जो सेल्स प्राइस है अगर वो फॉल कर जाती है और हमारी जो नंबर ऑफ़ गुड्स हैं वो ज़्यादा सेल हो जाती हैं, तो उस वक्त जो चेंज इन इनकम है वो क्या होगी, उसमें क्या जो है वो चेंजेस आएंगे, ठीक है। इस तरह से हाउ मच डज इनकम इंक्रीज इफ वी इंस्टॉल अ न्यू मशीन टू रिड्यूस लेबर कॉस्ट। और हम ये भी देखेंगे कि हमारी इनकम जो है उसमें कितना इजाफा होगा अगर हम जो है वो लेबर अपनी रिड्यूस कर लेते हैं, जो फिज़िकल लेबर है उसको रिड्यूस कर लेते हैं और इंटेंसिव कैपिटल स्ट्रेटजी यूज़ करते हुए आप मशीन्स जो है वो लगा लेते हैं। यानी आप अपनी लेबर फोर्स कम कर देते हैं और उसकी जगह जो है वो आप इन्वेस्टमेंट करके कुछ मशीन्स लगा लेते हैं और ऑटोमेशन का सहारा लेते हुए आप जो अपनी प्रोडक्शन करते हैं, तो उस सूरत में जो वो आपकी इनकम में कितना इंक्रीज़ आएगा। आपको पता है आजकल का जो दौर है वो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री हो चुकी है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री का दौर ख़त्म हो चुका है। तो ज़्यादातर काम ऑटोमेशन पे है, कम लेबर रखी जाती है और ज़्यादा जो काम है मशीन से लिया जाता है। तो उस केस में ये होता है कि आपकी जो इनकम है वो बढ़ जाती है। तो हमने ये भी देखना है कि इनकम में कितना % इंक्रीज़ आएगा। ज़ाहिर है किस तरह का एक सिनेरियो होगा क्वेश्चन का जिसको हमने अंडरस्टैंड करके जो है वो डाटा हमारे पास थी और उसकी वजह से हमने उसको बताया। इसी तरह से व्हाट इज़ द इनकम इफेक्ट इफ वी चेंज द सेल्स मिक्स ऑफ आवर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। और हमने ये भी देखना है कि अगर सेल्स मिक्स जो है वो हम चेंज करते हैं, सेल्स मिक्स भी होता है अगर आप 2-3 तरह की चीज़ें बेच रहे हैं, ठीक है, तो उस हवाले से जो है वो आपकी इनकम पे क्या अफेक्ट आता है अगर हम सेल्स मिक्स की परसेंटेज को थोड़ा सा चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट सी, 3 तरह के प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप प्रोडक्ट ए 60% जो है वो उसमें उसकी वेटेज थी, बी प्रोडक्ट 20% सेल होती थी, सी प्रोडक्ट में 20% सेल होती थी। तो अगर आप सेल्स मिक्स की परसेंटेज को थोड़ा सा हिलाएँ चुलाएँ, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आप ए को जो 60% आप रखती थी प्रोडक्ट, उसको आप 50 पे ले आएँ, बाकी जो है वो 10% बी और सी में डिवाइड कर दें, तो हम देखेंगे कि हमारी इनकम जो है उसमें क्या अफेक्ट आ रहा है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है किस हद तक बदल रहा है, ओवरऑल जो इनकम है उसमें क्या चेंज आ रहा है। तो ये सारे जो सवाल हैं इनके जवाब हमें जो है वो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस मुहैया करता है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जो हमारा कॉस्ट बिहेवियर है उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, और उसके बाद हमने इस सारी चीज़ों को इन सारे सवालों को एड्रेस करना है। और सबसे पहले हम कॉस्ट की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं फ़िक्स कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। फ़िक्स कॉस्ट क्या होती है? फ़िक्स कॉस्ट नाम से ज़ाहिर है कि ऐसी कॉस्ट है जो कि फ़िक्स रहती है, जो कि चेंज नहीं होती है। अब एक बात याद रखिएगा कि फ़िक्स कॉस्ट का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि कभी भी चेंज नहीं होती। फ़िक्स कॉस्ट से मुराद है ये कॉस्ट फिक्स्ड होती है इन अ शॉर्ट टर्म पीरियड। फॉर एग्जांपल अगर 1 साल की हम बात करें तो 1 साल के अंदर अंदर ये कॉस्ट फिक्स रहती है, क्योंकि कोई भी ऐसी कॉस्ट नहीं है जो कि लॉन्ग टर्म में और फॉरएवर जो है वो फिक्स, ऊपर भी ऐसा नहीं होता। इन द लॉन्ग टर्म अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो फिक्स कॉस्ट होती है वो भी वेरिएबल हो जाती है, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट को कॉन्सेप्चुअली आपने याद रखना कि फिक्स कॉस्ट का मतलब है कि एक टर्म के अंदर फिक्स करें। जैसे एक शॉर्ट टर्म पीरियड है, 1 ईयर पीरियड है, तो उसके अंदर फिक्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल रेंट है, अब रेंट आपको पता है फिक्स होता है, साल बाद आपको पता है रेंट एग्रीमेंट होता है, रेंट चेंज हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो साल बाद अगर आप रेंट को देखेंगे तो वो चेंज हुआ होगा पिछले साल के मुकाबले। तो हम कहेंगे लॉन्ग रन में जो फिक्स कॉस्ट है वो भी वेरिएबल हो जाती है। बट अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, अकाउंटिंग पीरियड की बात करें, तो उसमें क्या होगा कि जो फिक्स कॉस्ट है वो आपकी चेंज नहीं होती है अकाउंटिंग पीरियड में। लिहाजा फिक्स कॉस्ट जो है उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके टेलीफोन बिल्स हैं महाना, ठीक है, इसके अलावा आपका रेंट है, आपकी सैलरीज़ हैं, ये सारी फ़िक्स कॉस्ट्स हैं। तो फिक्स कॉस्ट का मतलब ऐसी कॉस्ट जो कि जिसमें तब्दीली वाक़या नहीं होती एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान, चाहे एक्टिविटी आपकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़े चाहे कम हो, फिक्स कॉस्ट रिमेंस सेम। इस तरह से अगर हम बात करें
आपकी जो जी, और इसी तरह से ये कर्व अगर आप दूसरा देखें आपकी राइट साइड पर, तो ये कर्व अगर आप नोट करें तो ये कनकेव टू ऑरिजिन है, राइट। तो अब इसमें अगर आप नोट करें तो ये बेसिकली कर्व आपको बता रहा है कि जैसे जैसे कॉल आप ज़्यादा करते जाएंगे, नंबर ऑफ़ कॉल्स आपकी बढ़ेंगी, वैसे वैसे कॉल रेट आपका गिरता जाएगा, ठीक है। तो ये फ़िक्स कॉस्ट की एग्जांपल नहीं है, ठीक है। ये वेरिएबल है। जबकि फ़िक्स कॉस्ट में अगर आप कर्व देखें तो ये देखें बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल लाइन आपको नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि कॉल्स आप कम करें ज़्यादा करें, जो लाइन रेंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइन रेंट है, वो आना ही आना है। ओके, सो ज़रा बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से। तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है वैसे वैसे जो कॉस्ट हैं उनमें भी चेंजेस आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पहले 10 यूनिट जो वो बना रहे थे, उसके ऊपर फॉर एग्जांपल आपका $100 का खर्चा आ रहा था। अब आप फॉर एग्जांपल 10 यूनिट की बजाय 12 यूनिट बना रहे हैं, तो आपका लेट से वो खर्चा बढ़ के जो $120 हो गया या $115 हो गया, वट एवर द रेट, जो भी मतलब आप उसका रेट होगा उसके मुताबिक। तो वेरिएबल कॉस्ट से मुराद है ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज हो। यानी अगर आपकी जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं जो आप बाय कर रहे हैं, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर उनमें इजाफा या कमी वाक़ होती है तो ये कॉस्ट भी उसके साथ वेरी करती है नंबर ऑफ़ यूनिट्स के साथ जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं या आप बाय कर रहे हैं। तो ऐसी कॉस्ट जो कि वेरी करती हो विद प्रोडक्शन, उसे हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट है। नॉर्मली वेरिएबल कॉस्ट में अब दो तरह के ट्रेंड्स होते हैं। एक ट्रेंड ये होता है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रही है वैसे वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन ये भी मुमकिन है कि प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है पर यूनिट वो कम हो जाए। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती हैं? ऐसी कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के साथ जिनका लिंक होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी महीने प्रोडक्शन नहीं होती तो वेरिएबल कॉस्ट भी उसकी प्रोडक्शन की नहीं होगी। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। अब एक होती है मिक्स्ड कॉस्ट्स, इनको हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं, मिक्स्ड कॉस्ट भी कह देते हैं। मिक्स्ड कॉस्ट से मुराद होता है कि ऐसी कॉस्ट जिसमें फ़िक्स्ड एलिमेंट और वेरिएबल एलिमेंट दोनों शामिल होते हैं। यानी फ़िक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट भी शामिल होता है और वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट भी शामिल होता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल आपको बताई गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल यूटिलिटी बिल, ठीक है। तो यूटिलिटी बिल में अब ज़ाहिर है कि एक फ़िक्स मंथली यूटिलिटी चार्ज होता है, जैसे आपके कुछ टैक्सेस हैं, ठीक है, ड्यूटीज़ हैं, और एक जो है वो फ़ी होती है आपके मीटर की, वो तो फिक्स ही रहनी है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जो जैसे जैसे आप यूनिट्स इस्तेमाल करते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो आपका जो है वो बिल बढ़ता जाएगा। तो ये वेरिएबल पोर्शन है, राइट। सो नंबर ऑफ़ यूनिट्स का इस्तेमाल और उसके साथ जो कॉस्ट एसोसिएटेड है वो वेरिएबल कॉस्ट है, जबकि जो मीटर फीस है या ड्यूटीज़ हैं या टैक्सेस हैं जो कि बिजली के बिल में आने ही आने हैं, ठीक है, वो आपका फ़िक्स पोर्शन होता है। तो हम इसको कंबाइन करके हम कहते हैं कि ये फिर मिक्स कॉस्ट है। तो इसी तरह से एग्जांपल आप एयरपोर्ट्स पे देख लें कि जो सिविल एविएशन के अंडर आते हैं एयरपोर्ट्स, उसमें क्या होता है कि जो एयरलाइंस हैं वो एक जो स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाई की हुई है उसका फ़िक्स तो वो देते ही देते हैं। इसके अलावा जो पैसेंजर्स हैं, नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसका जो पैसेंजर फ़ी है वो भी एयरलाइन सिविल एविएशन को अदा करती है। तो ये भी एक तरह की एक मिक्स कॉस्ट है जिसको हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं। स्टेप वाइज कॉस्ट है। स्टेप वाइज कॉस्ट क्या होती है इसको भी ज़रा समझ लें। जैसे भी मैंने आपको बताया कि जब मैं फ़िक्स कॉस्ट की बात कर रहा था और आपसे मैंने ये कहा था कि लॉन्ग रन में कोई भी फ़िक्स कॉस्ट जो है वो फ़िक्स नहीं रहती। तो अगर लॉन्ग रन में हम थोड़ी फ़िक्स कॉस्ट का कर्व देखें तो ये इस तरह से कर्व स्टेप वाइज जैसे स्टेयर्स होती हैं, स्टेप वाइज कॉस्ट ये आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो लॉन्ग रन में फ़िक्स कॉस्ट इस किस्म से जो है उसका ग्राफ जो है वो शो होगा। इसे हम कहते हैं स्टेप वाइज कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि एक मखसूस स्टेप के बाद आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे जो एग्जांपल है इसमें यूनिट्स की मिसाल ली गई है कि लेट से
अगर आप 650 यूनिट्स तक लेट से प्रोडक्शन करते हैं तो आपकी जो कॉस्ट इनकर होगी वो $40,000 होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको देखें $40,000 कॉस्ट इनकर होगी, लेकिन जैसे ही आप जो 650 यूनिट क्रॉस करते हैं तो आपकी जो यूनिट कॉस्ट है वो 80,000 पे टोटल कॉस्ट 80,000 पे पहुँच जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 650 के फौरी बाद अगर आप कोई एडिशनल यूनिट बनाएंगे तो उस पर आपको जो है वो नेक्स्ट जो कॉस्ट का ब्रैकेट है वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। अब इसकी वजह क्या है, बहुत सारी वजूहत हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है आपकी मशीन्स जो हैं वो एक लिमिटेड उनकी जो है वो कैपेसिटी होती है प्रोडक्शन की। फॉर एग्जांपल अगर आप एक मशीन है वो 300 यूनिट्स ही बना सकती है महीने में। अगर आप कहते हैं जी मैंने तो 300 से ऊपर जाना यूनिट्स पे, तो ज़ाहिर है कि दिन आपको एक और मशीन लानी पड़ेगी, उसका ख़र्चा होगा। फिर उसके ऊपर अगर कोई लेबर आपने रखी है वो आप रखेंगे, फिर आपका बिजली का बिल आएगा, फिर मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, डेप्रिसिएशन वगैरह एक्सपेंसेस होंगे। तो ये सारा मिला के जो है वो आपकी कॉस्ट अचानक जो है वो बूस्ट करेगी। तो इन केसेस में क्या होता है कि जैसे जैसे आप यूनिट्स बढ़ाते जाते हैं, एक ख़ास महदूद जो कैपेसिटी है मशीन की, जब वो उस महदूद कैपेसिटी से ऊपर यूनिट्स पहुंचते हैं तो आपको डायरेक्ट नया सेटअप लगाना पड़ता है। तो उस वजह से आपकी जो कॉस्ट है वो उसमें इंक्रीज़ आ जाता है। तो इन्हें हम कहते हैं स्टेप वाइज कॉस्ट, जो कि ख़ास यूनिट्स के बाद जो है चेंज हो जाती है, और फिर ये चेंज होती रहती है जैसे जैसे यूनिट्स आपके बढ़ते रहते हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि टोटल कॉस्ट जो इंक्रीज़ होती है, ठीक है, एक हायर कॉस्ट की तरफ, और हायर रेंज ऑफ एक्टिविटी अगर आप करेंगे तो कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 650 यूनिट्स तक आप कोई भी जो है वो लॉट जो बनाते हैं तो उस पर कॉस्ट सेम रहेगी। कर्वी लीनियर कॉस्ट क्या है? कर्वी लीनियर कॉस्ट आमतौर पे ग्राफ जो स्टेप वाइज कॉस्ट है आपकी, उस केस में बनता है। अब इसमें होता है क्या है कि कॉस्ट इंक्रीज़ तो होती है जैसे 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 आपकी एक्टिविटी बढ़ रही है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रही है, लेकिन ये नॉन लीनियर फैशन में जो है वो इसकी जो इंक्रीज़ है वो देखने को मिलता है। यानी आपको पता है कि एक तो होती है आपकी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जस्ट लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है, जैसे भी मैंने वेरिएबल कॉस्ट का आपको दिखाया था, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये देखें, ये ठीक है, एक तो इस तरह से कॉस्ट इंक्रीज़ होती है कि जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन ज़रूरी कि यही पैटर्न हो। जैसे कि अभी हम बात करें स्टेप वाइज कॉस्ट में, तो स्टेप वाइज कॉस्ट में क्या हो रहा है कि कॉस्ट इंक्रीज़ तो हो रही है यूनिट जैसे से आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये इसका कोई जो पैटर्न है वो लीनियर नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि एक यूनिट बढ़ेगा तो $2 फॉर एग्जांपल जो वो कॉस्ट इंक्रीज़ होगी, 2 यूनिट बढ़ेंगे तो $4, मतलब कोई कांस्टेंट लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। तो ये नॉन लीनियर फैशन में जो है वो स्टेप वाइज कॉस्ट का जो कर्व होता है वो हमें नज़र आता है। यानी इसका मतलब ये है कि बाज़ औक़ात ऐसे हमें लगता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा यूनिट्स बढ़ा देंगे तो कॉस्ट जिस हिसाब से लास्ट टाइम पिछले स्टेप में बढ़ी है वैसे नहीं बढ़ रही, बल्कि उसका रेट ऑफ इंक्रीज़ जो है वो स्लो हो गया है। तो अगर आपका कर्व जो है वो लीनियर स्ट्रेट लाइन के तौर पे नज़र ना आए, बल्कि उसमें जो है वो टेंट आ जाए, झुकाव आ जाए, ठीक है, या कर्व जो है वो थोड़ा सा एबनॉर्मल आपको शो हो, या आपको जो है वो इस तरह से शो हो कि कर्व जो है वो कभी ऊपर की जानिब हो रहा है, ठीक है, कभी डाउनवर्ड आ रहा है, फिर अपवर्ड आ रहा है, तो इस तरह के जो कर्व होते हैं उसको हम नॉन लीनियर कर्व भी कहते हैं, या जो कॉस्ट इस तरह से बिहेव कर रही होती है उसको हम कर्वी लीनियर कॉस्ट कहते हैं। यानी ऐसी कॉस्ट जिसमें जो है वो मुख्तलिफ कॉस्ट पाए जाते हैं। तो ये डाटा पे डिपेंड करता है कि आपका जो डाटा है विद रेफरेंस टू पर यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एंड यूनिट प्रोड्यूस्ड वो कैसा है, उस बेस पे जो है वो आपको एक कर्व बनेगा। आमतौर पर स्टेप वाइज कॉस्ट में ये देखने को मिलता है। तो अब जाहिर है कि कॉस्ट को भी हमने डिस्कस किया है, फिक्स कॉस्ट देखी है, वेरिएबल कॉस्ट देखी है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जाहिर है कि कैसे आप निकालते हैं फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट।
जो फिक्स कॉस्ट होती है जितनी भी उसको वेरिएबल कॉस्ट में ऐड कर दें तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाती है किसी भी प्रोडक्ट की। अगर मिक्स कॉस्ट है तो ज़ाहिर है कि वो ऑलरेडी आप उसको ऐड अप कर लेंगे। दूसरी कॉस्ट, अब हम बात करते हैं, तीन तरह के हमारे पास मेथड्स हैं, ठीक है। और ये मेथड्स हैं कॉस्ट बिहेवियर को मेजर करने के, यानी कॉस्ट का जो बिहेवियर है उसको अगर आपने आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए तीन तरह के जो मेथड्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला स्केटर डायग्राम्स है। स्केटर डायग्राम ग्राफिकल मेथड है जिसमें आप क्या करते हैं कि जिस कॉस्ट के ऊपर जो है वो जो यूनिट और जो कॉस्ट आ रही है उसको आप मार्क कर लेते हैं और ये एक स्केटर प्लॉट सा बन जाता है, उसे हम स्केटर डायग्राम भी कहते हैं। तो वहाँ से भी एक ये तरीका होता है कि कॉस्ट बिहेवियर का एनालिसिस करें कि कॉस्ट बिहेवियर क्या है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कर्वीलिनियर है, किस तरह का उसमें ट्रेंड लाइन क्या आ रही है। तो दूसरा मेथड है हाई लो मेथड। ये भी एक तरीका है जिसमें हम मैक्सिमम और मिनिमम जो हमारी कॉस्ट्स होती हैं, प्रोडक्शन होती हैं, उनको लेके चलते हैं। लीस्ट केयर रिग्रेशन है, ये स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है, इसमें हम लीस्ट केयर मेथड जो है रिग्रेशन का वो इस्तेमाल करते हैं। तो बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्केटर डायग्राम की तरफ। अब इसमें क्या होता है, एक ग्राफ पेपर आप पिक कर लें, ठीक है, और इसके ऊपर जो है वो आप स्केलिंग कर लें कॉस्ट की, जो आपकी एक्टिविटी है, यूनिट्स वगैरह जो प्रोड्यूस कर रहे हैं या आप सेल कर रहे हैं, जो भी आपका है, उस तरह से आप इसको वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पर रख लें और जिस कॉस्ट के ऊपर जो यूनिट फॉल कर रहा है, जिस यूनिट के ऊपर जो कॉस्ट आ रही है उसको आप मार्क करते जाएँ, तो ये स्केटर डायग्राम बन जाएगी। आप जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, आपने स्टैटिस्टिक्स में भी इसको पढ़ा होगा। तो स्केटर डायग्राम में क्या होता है कि आपके ये जो स्टार्स नज़र आ रही हैं बेसिकली वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे यूनिट ऑफ एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी यूनिट्स जो हैं, इनके ऊपर जो कॉस्ट आ रही है, जैसे इन्होंने थाउजेंड्स में लिए, 1000, 2000, 3000, 4000, और इस तरह से जो टोटल कॉस्ट है $1000 है, $10,000, $20,000। तो जिस यूनिट के ऊपर जो कॉस्ट आपकी बन रही है अकॉर्डिंग टू योर डाटा, तो वो आप यहाँ पे निशान लगाते जाएंगे, ठीक है। और निशान लगाने के बाद अब ज़ाहिर है कि जब निशान आप मुख्तलिफ लगाएंगे, स्टार्स बनाएंगे या क्रॉस लगाएंगे, तो आपके पास एक पैटर्न शो हो जाएगा कि ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें, ट्रेंड लाइन बेसिकली आपको खुद से ड्रॉ करनी होती है बाद में, अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो ट्रेंड लाइन जो है वो आप एक्सेल फंक्शन को यूज़ करते हुए इस पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ट्रेंड लाइन आपको ये बता रही है कि जैसे जैसे आपकी एक्टिविटी जो है वो बढ़ रही है, यूनिट्स आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, वैसे वैसे आपकी कॉस्ट में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। तो ये बेसिकली स्केटर डायग्राम है, यहाँ से हमें कॉस्ट बिहेवियर का अंदाज़ा हो जाता है कि जो हमारा कॉस्ट बिहेवियर है वो क्या है। तो यहाँ से नज़र आ रहा है कि कॉस्ट बिहेवियर जो ये इंक्रीजिंग है, यानी इसका मतलब जैसे जैसे यूनिट प्रोड्यूस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। तो अब इसमें जैसे कि ये 10,000, तो 10,000 इसका मतलब है कि इज़ द मिनिमम कॉस्ट, और जैसे ही अगर आप एक्टिविटी अपनी बढ़ाते हैं तो 10,000 से ऊपर ही आपका जो खर्चा आएगा, हाँ कम हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो 10,000 से नीचे नहीं जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। तो दोबारा मैं आपसे ये कहूँगा कि आपका जो डाटा है उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी स्केटर डायग्राम किस तरह से नज़र आती है। अगर तो स्केटर डायग्राम आपकी बिल्कुल ही इस तरह से हो कि दाएँ बाएँ ऊपर नीचे जो है एक सर्कल टाइप का जो है वो एक आप समझ लें कि स्वार्म सा बन जाए, जिस तरह 20 का स्वार्म होता है, तो उसमें फिर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें हमें ट्रेंड समझ नहीं आ रहा होता कि क्या ट्रेंड आ रहा है। ओके जी, अब चलते हैं नेक्स्ट। स्केटर डायग्राम्स हैं। अब यहाँ पे जो कुछ कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं इसमें, जैसे यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, ये अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो आप स्लोप जो है वो निकाल लेंगे। इकनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा होगा स्लोप जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो चेंज इन कॉस्ट और डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स, तो ये स्लोप आ जाएगी। चेंज इन कॉस्ट का मतलब है कि कॉस्ट में कितनी तब्दीली वाक़ई हो रही है, और चेंज इन यूनिट्स का मतलब है कि यूनिट्स जो हैं उसमें कितनी चेंज जो है वो वाक़ई हो रही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये दो पॉइंट्स पिक करते हैं, एक ये पॉइंट है, ठीक है, और मैक्सिमम जो यूनिट्स एक्टिविटी की कॉस्ट है और एक मिनिमम, ठीक है। तो
इनका हम अब गैप कैसे लेंगे? ज़ाहिर है कि गैप फॉर एग्जाम्पल ये 20,000 से नीचे है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ 16,000, तो 16,000 माइनस 10,000, ठीक है, ये आपकी चेंज इन कॉस्ट यानी $6,000 आ जाएगी। चेंज यूनिट्स हैं, यूनिट्स फॉर एग्जांपल ये आपके पास ऑलमोस्ट 6,000 यूनिट्स हैं और इधर से 1,000 यूनिट्स हैं, तो 6,000 माइनस 1,000 5,000 यूनिट्स, तो 6,000 डिवाइड बाई 5,000, ये यूनिट वेरिएबल कॉस्ट यानी एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। सो ये स्लोप निकालने का तरीका इकनॉमिक्स में आपने इसको पढ़ा होगा, और वैसे भी नॉर्मली जब स्लोप की हम बात करते हैं किसी ग्राफ से हम कैलकुलेट करते हैं तो इसी तरह करते हैं कि कॉस्ट में जो चेंजिंग आ रही है उसका डिफरेंस और जो डिफरेंस आपके यूनिट्स में वो दोनों पिक कर लेते हैं, और चेंज इन कॉस्ट और चेंज इन यूनिट्स, तो पर यूनिट आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आ जाएगी। अच्छा जी, अब ये दूसरा मेथड है हाई लो मेथड, ठीक है। हाई लो मेथड में क्या है कि आपके पास डाटा होता है पूरा, जैसे यहाँ पे पूरे एक साल का डाटा दिया हुआ है, और इस डाटा में अगर आप देखें तो मंथ बाय मंथ बेसिस पे डाटा है, यूनिट प्रोड्यूस्ड आपको बताए गए हैं, टोटल कॉस्ट आपको बताई गई है, और जनवरी के मंथ में जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुए वो बताए, उनकी कॉस्ट 20,500 है। फरवरी में 27,500 यूनिट प्रोड्यूस किए, $21,500 कॉस्ट आई है। इसी तरह दिसंबर तक इन्होंने कॉस्ट आपको बता दी है। अब वो आपसे कह रहे हैं कि ये जो दो एक्टिविटी लेवल्स हैं, जैसे एक यूनिट प्रोड्यूस्ड और एक टोटल कॉस्ट, इनकी मदद से आपने कंप्यूट करनी है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और टोटल फिक्स कॉस्ट। तो ये हाई लो मेथड्स है, अभी हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। तो डाटा ये है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि मैक्सिमम कॉस्ट और मैक्सिमम यूनिट्स कब प्रोड्यूस हो रहे हैं, और मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम यूनिट्स कब प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, हाई लेवल एक्टिविटी दिसंबर की है 67,500 यूनिट्स, जिसकी कॉस्ट 29,000 है। हम थोड़ा सा बैक चलते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई दिसंबर में सबसे ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस हुए। तो ये देखें, दिसंबर में सबसे ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये हाई पॉइंट है हमारा, ठीक है, हाई वैल्यू है ये। तो हाई वैल्यू जो यूनिट प्रोडक्शन की है वो दिसंबर में हुई है 6,500, इसकी कॉस्ट आई 29,000। अब आप देखें सबसे लो कब प्रोड्यूस हुआ है, जनवरी में 17,500, और इसकी कॉस्ट 20,500 है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपने सबसे पहले पिक करने हैं। तो आप देखें हाई लेवल एक्टिविटी दिसंबर में हुई है 6,500 यूनिट्स है, कॉस्ट ये आ रही है। लो लेवल एक्टिविटी जो है वो 17,500 की 20,500 है। इनका चेंज ले लें, यानी डिफरेंस ले लें इनका, तो ये 50,000 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है चेंज इन एक्टिविटी, ठीक है। और कॉस्ट में जो चेंज है वो 2500 का आ रहा है। अब आपने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? देखें, सबसे पहले तो आप देखें मैक्सिमम कॉस्ट कितनी है आपकी, चेंज इन कॉस्ट 29,000 माइनस 20,500, राइट, और चेंज इन यूनिट्स कितना है 67,500 माइनस 17,550। तो इसका मतलब अगर आपने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो आपने इस कॉस्ट को 8,500 को डिवाइड कर देना 50,000 के ऊपर, जो चेंज आएगी, जो फार्मूला भी हमने डिस्कस किया था उसके मुताबिक 8,500 डिवाइड बाई 50,000, दैट इज़ 0.17 पर यूनिट। सो दिस इज़ योर वेरिएबल कॉस्ट, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी, राइट। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है ये 0.17 पर यूनिट बनती है। अब आपने फ़िक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर रही है, ज़ाहिर है कि फ़िक्स कॉस्ट तो सवाल में हमें दी नहीं हुई इसमें, ठीक है, और फ़िक्स कॉस्ट का हमें उसने कोई हिंट भी नहीं दिया था, लेकिन हमें ये पता है कि जो टोटल कॉस्ट होती है फ़िक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होती है, और वेरिएबल कॉस्ट तो हमारे पास है, क्योंकि जैसे जैसे यूनिट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कॉस्ट जो है वो उसमें इंक्रीज़ आ रही है, ठीक है। तो अब आपने ये पता चला लिया है कि आपके पास जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है उसमें क्या आंसर है 0.17 पर यूनिट, यानी एक यूनिट के ऊपर जो वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा आ रहा है 0.17 है। तो फार्मूला आप लिख लें, टोटल कॉस्ट बराबर है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है अगर आपने निकालनी है तो एक यूनिट की कॉस्ट वेरिएबल तो हमें पता है, तो अगर डिफरेंट यूनिट्स हों तो हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट, अब दोबारा मैं आपको ले चलता हूँ सवाल में, इसने टोटल कॉस्ट बताई हुई है, राइट। तो टोटल कॉस्ट ये है, इसका मतलब इसमें फ़िक्स भी शामिल है और वेरिएबल भी शामिल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको पता है टोटल कॉस्ट जो है वो मैक्सिमम
जो हम पिक कर रहे थे मैक्सिमम एक्टिविटी का लेवल वो कितना था 67,500, ठीक है। तो 29,000 इसकी कॉस्ट थी टोटल, बराबर है फिक्स कॉस्ट नहीं पता, प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 0.17 पर यूनिट, 0.17 पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय दिसंबर में ये जो टोटल कॉस्ट 29 है ये, तो 29,000 के ऊपर अगर आप देखें तो ये 67,500 यूनिट्स है। तो हम ये यूनिट्स इधर पुट करेंगे, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे 0.17 से, तो ये वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। आप अब ज़ाहिर है वेरिएबल कॉस्ट आ गई, फिक्स कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट पहले से मौजूद है, इस वेरिएबल कॉस्ट को उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएँ, इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगी। तो 29,000 में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद फिक्स कॉस्ट आपकी ये बनेगी। इसी तरह से अगर फिक्स कॉस्ट आपको दी हो सवाल में तो वेरिएबल कॉस्ट आप इस तरीके पे निकालेंगे जैसे भी हमने सीखा, और इसको कैलकुलेट करने के बाद आपने फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ऐड करनी है तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा हाई लो मेथड। इसके बाद हम बात करते हैं लीस्ट स्क्वायर रेग्रेशन के ऊपर। अब जो लीस्ट स्क्वायर रेग्रेशन है ये भी एक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है, और इसमें भी हमने देखना है कि ये स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा होगा रेग्रेशन में। तो लीस्ट के रेग्रेशन में हम जो है वो बेसिकली एडवांस जो कैलकुलेशंस हैं वो करते हैं, और नॉर्मली कंपनीज़ में बिजनेसेस में ये सॉफ्टवेयर का सहारा लिया जाता है। चूँकि डाटा बहुत होता है और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, अगर आप मैनुअली करें तो नॉर्मली एक्सेल के ऊपर, ठीक है, या दूसरे जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसके ऊपर आप इसको कर सकते हैं। स्टेटा इस काम के लिए इस्तेमाल हो जाता है और बहुत से सॉफ्टवेयर हैं। तो जो भी कंपनी यूज़ कर रही सॉफ्टवेयर नॉर्मली आमतौर पर एक्सेल भी लोग इसको कर लेते हैं। तो लीस्ट के रेग्रेशन में क्या होता है कि हमने ये देखना होता है कि टोटल फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल यूनिट कॉस्ट वगैरह ये कितनी है। तो इसको जो है वो आप एक्सेल शीट के ऊपर जो है वो कैलकुलेट आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और अभी लेक्चर के एंड में मैं आपको कुछ एक्सेल के ऊपर भी टिप्स दूंगा, आप कैसे जो है वो इसको कैलकुलेट करेंगे। ये जो आपका स्केटर प्लॉट है कैसे एक्सेल पे आप बना सकते हैं, ठीक है। एक्सेल की मदद से भी आपके ग्राफ वगैरह कर्व वगैरह बन जाते हैं। ओके, हम बात करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस के ऊपर। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, पहले बात समझ लें ब्रेक इवन कैसे कहते हैं। ब्रेक इवन से मुराद होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन जहाँ पे बिज़नेस को ना प्रॉफिट हो रहा होता है ना लॉस हो रहा होता है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि जो टोटल आपका रेवेन्यू होता है ये आपकी टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाता है। यानी जो टोटल इनकम है आपके बिज़नेस की वो आपके टोटल बिज़नेस की कॉस्ट जो है उसके बराबर हो जाती है, तो हम कहते हैं ब्रेक इवन सिचुएशन है। इसी तरह अगर कोई प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके ऊपर आपकी कॉस्ट बहुत सारी, अगर आप सेल करते हैं और आप सेल जो वैल्यू होती है आपकी, जो रेवेन्यू होता है सेल्स को बिल्कुल कॉस्ट के बराबर आ जाता है, तो हम कहते हैं कि कंपनी की जो प्रोडक्ट है ये ब्रेक इवन पे चल रही है, यानी इस पर कंपनी को मुनाफा भी नहीं हो रहा और नुकसान भी नहीं हो रहा। तो ब्रेक इवन एनालिसिस जो है ये हम यहाँ पे दो तरह से करेंगे। एक तो हम ब्रेक इवन जो है वो कैलकुलेट करेंगे सेल्स वॉल्यूम का यूनिट्स में, ठीक है, और एक जो है वो डॉलर्स में भी हम कैलकुलेट करते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल कोई कंपनी नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो सबसे पहला जो ख्याल माइंड में आता है वो ये आता है कि ब्रेक इवन कितने यूनिट्स पे होगा या कितनी अमाउंट पे होगा सेल्स की, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी फर्म में मैनेजर हैं और फर्म एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रही हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ब्रेक इवन एनालिसिस करके ये पता लगाना है कि इस प्रोडक्ट के मैं कितने यूनिट बेचूँगा तो मुझे लॉस नहीं होगा, ठीक है, या कितने डॉलर्स की या कितने रुपीज़ की सेल करूँगा तो मुझे लॉस नहीं होगा। तो सबसे पहले आप ये चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने यूनिट्स फरोख्त करने पर आप लॉस जो है उससे बच सकते हैं। तो उसके लिए दो तरह के फार्मूलाज हैं ब्रेक इवन में, एक ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स में और एक ब्रेक इवन सेल्स डॉलर्स में। ओके, अब हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन और इसके मेजर्स के ऊपर। कंट्रीब्यूशन मार्जिन बेसिकली क्या है, सबसे पहले तो याद रख लें कि जो आपकी सेल्स है इसमें से तमाम वेरिएबल कॉस्ट अगर आप माइनस करें, सेल्स माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट, तो जो रिज़ल्ट निकलता है दैट इज़ योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन।
तो सेल्स माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट विल रिजल्ट इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन। आपको पता है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसमें क्या होता है कि हम सेल्स में से तमाम कॉस्ट जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग से एसोसिएटेड होती हैं वो माइनस करते हैं। अब जब आप नॉर्मल कैलकुलेशन में ग्रॉस प्रॉफिट जब आप निकाल रहे होते हैं तो आप वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग भी माइनस कर रहे होते हैं और फिक्स मैन्युफैक्चरिंग भी माइनस कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन में एक बात याद रखनी है कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो वेरिएबल नेचर की कॉस्ट्स हैं आप वो आपने सेल में से माइनस करनी, फिक्स कॉस्ट माइनस नहीं करनी, ठीक है, वो बाद में करनी है। तो सेल्स में सिर्फ आप वेरिएबल कॉस्ट सारी माइनस कर देते हैं, तो आपके पास जो रिजल्ट निकलता है दैट इज़ योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन। जैसे कि एक एग्जांपल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल्स रेवेन्यू 2000 यूनिट्स का, एक यूनिट $100 का है तो 2000 मल्टीप्लाई 100 $200,000। सेल्स रेवेन्यू आ गया, वेरिएबल कॉस्ट है $70 पर यूनिट है तो ज़ाहिर है 2000 यूनिट्स हैं तो 2070 $40,000। तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट्स हैं। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा। जब कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाए तो उसके बाद आपने तमाम फिक्स कॉस्ट जो होती हैं वो माइनस करनी होती है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की हो चाहे वो सेलिंग एडमिन की हो। तो वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जब आप माइनस कर देते हैं सारी फिक्स वाली या जो सेलिंग वाली हैं तो फिर आपको नेट इनकम आती है। तो कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन मार्जिन बेसिकली क्या है, ये डिफरेंस है बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बात हम कर लेते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट के ऊपर। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कैसे आएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो भी आपके पास आया, जैसे यहाँ पे आया $60,000, ठीक है। तो अगर आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकालना है तो क्या करेंगे, जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है उसको टोटल यूनिट्स जो आपने बेचे उस पर डिवाइड कर दें तो आपके पास पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। जैसे यहाँ 30 आ रहा है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स यूनिट, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखें कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो के हवाले से फार्मूला है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो कैसे कैलकुलेट होती है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट जब आप निकाल चुके हों, यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट मैंने आपको बताया कैसे कैलकुलेट करना है। जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है उसको टोटल यूनिट्स जो सेल किया उस पर डिवाइड कर देना है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो अगर निकालनी हो तो जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आया हुआ है उसको आपने सेल्स प्राइस पर यूनिट पर डिवाइड कर देना। अब सेल्स प्राइस पर यूनिट कितनी है, $100 पर यूनिट, ठीक है। ये $100 है ना एक यूनिट का, तो इसका मतलब है कि $30 पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट था और सेल्स प्राइस पर यूनिट कितनी है, $100। इसका मतलब है कि आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो कितनी आ रही, 30%। इट मीन्स 30% जो है वो CM रेशो है, इसको CM रेशो भी कहते हैं इन शॉर्ट। तो 30% CM रेशो इट मीन्स के जो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो 30% ऑफ योर सेल्स है। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट के हवाले से बात करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट होगा। अब जाहिर है कि ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपने निकालना है तो इसका जो फार्मूला है वो हम क्या यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो बात याद रख लें कि अगर आपने जो है वो यूनिट्स में निकालना है, ठीक है, तो यूनिट्स के लिए आप क्या करेंगे और अमाउंट में निकालना है तो क्या करेंगे। तो पहली बात याद रखें, अगर आप यूनिट्स में निकालना चाह रहे हैं ब्रेक इवन तो उसका फार्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय जो भी आपका CM पर यूनिट आया है, ठीक है। यानी फ़िक्स कॉस्ट से मुराद है कि जो भी फ़िक्स कॉस्ट होगी, टोटल फ़िक्स कॉस्ट, उसको आपने डिवाइड कर देना है इसके ऊपर, CM पर यूनिट के ऊपर, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट के ऊपर। तो ये फार्मूला होता है ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स में निकालने का। मैं भी आपको जो है वो एक डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करूँगा, अपलोड करूँगा, उस डॉक्यूमेंट में सारे इससे रिलेटेड फार्मूलास लिखे होंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आप लोग इसको सुनते जाएं और जो डॉक्यूमेंट इसके साथ मैं भेजूँगा उसमें फार्मूलास भी आपके पास आ जाएंगे। तो ब्रेक इवन जो सेल्स यूनिट्स में है, अगर आपने निकालनी है सेल्स में जो ब्रेक इवन सेल्स हैं तो उसको कैसे निकालना है यूनिट्स में, फ़िक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देना कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट के ऊपर। तो ये आपके पास देखें इसने सॉल्व किया हुआ। फ़िक्स कॉस्ट कितनी है आपकी देखें 24,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट अभी आपने कैलकुलेट किया था 30 है। तो
को 30 पे डिवाइड कर दें तो 800 यूनिट्स। इसका मतलब ये कि 800 यूनिट अगर आप बेचते हैं तो आप ब्रेक इवन पे आते हैं, आपको लॉस नहीं होगा, नहीं प्रॉफिट होगा नहीं लॉस। इसका मतलब है वी मस्ट सेल 800 यूनिट्स टू अवॉइड लॉस। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि डॉलर्स में आप कैलकुलेट करें तो डॉलर्स में निकालने के लिए अब आपके पास ये 800 यूनिट्स आए हुए हैं ना, इसके दो तरीके हैं। या तो आप इसको जो है वो सेल्स पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें तो भी आ जाएगा, ठीक है, $80,000 बन जाएंगे। और अगर आप जो है वो फार्मूले से निकालना चाहें तो उसका फार्मूला होता है CM, जो भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपने पर यूनिट निकाला है उससे आप पहले CM रेशो बना लें, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था। तो फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देना CM रेशो के ऊपर, यानी फिक्स कॉस्ट 24,000 डिवाइडेड बाय CM रेशो 30%, तो भी आपके पास यही $80,000 का आंसर आ जाएगा। ओके, सो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फार्मूला आप देख रहे हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। जैसे कि मैंने बताया कि 24,000 इज़ फिक्स कॉस्ट। तो एग्जाम्पल हमने देखी कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट $30 था, डिवाइड करने पर 800 आया था। इस तरह से आप इसको देखेंगे। अब ब्रेक इवन पॉइंट डॉलर्स में अगर आपने निकालना है तो मैंने भी बताया आपको कि आप फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे CM रेशो के ऊपर, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो के ऊपर। उसका फार्मूला ये है, CM रेशो का फार्मूला ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी पढ़ते हैं। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय CM रेशो, फिक्स कॉस्ट 24,000 है, CM रेशो जो 30% थी। तो इस तरह से आप इसको इन डॉलर्स में जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट को नोट कर सकते हैं। ओके, प्रिपेयरिंग अ CVP चार्ट यानी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट चार्ट। ये अगर आप बनाना चाहें तो आप ये बना सकते हैं, एक्सेल में भी बन जाएगा। डाटा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जैसे इस चार्ट में देखें कि ये जो आपके पास पर्पल कलर की लाइन नज़र आ रही है ये फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि फिक्स है। ब्लू लाइन जो है ये बेसिकली सेल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, ये ब्लू लाइन सेल को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो ग्रीन लाइन है ये आपकी टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, फाइन। तो अब ये जो ज़ाहिर है कि सेल और टोटल कॉस्ट के दरमियान ये जो येलो कलर का आपको एरिया नज़र आ रहा है शेडेड, ये बेसिकली आपका प्रॉफिट है, ठीक है। और ये जो एरिया है ये जो आपको थोड़ा ब्राउन में नज़र आ रहा है, ये बेसिकली लॉस है। ज़ाहिर है कि सेल्स नीचे है और टोटल कॉस्ट ऊपर है तो लॉस है। और ये जो आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, ठीक है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है 800 यूनिट के ऊपर। तो ये बेसिकली आपका कर्व है, ग्राफ है। आप अगर आपको डाटा है यूनिट्स का डाटा मौजूद है, उस पर आपके पास कॉस्ट का डाटा मौजूद है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट का डाटा मौजूद है, सेल्स का डाटा मौजूद है, तो आप एक ग्राफ जो है वो बना सकते हैं एक्सेल में। और ये आपको बताएगा कि ब्रेक इवन जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जहाँ पे ये टोटल कॉस्ट और टोटल जो रेवेन्यू है जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे होते हैं, ये आपका बेसिकली ब्रेक इवन होता है। यानी इसका मतलब ना आपको लॉस हो रहा है ना आपको प्रॉफिट हो रहा है। ओके, अब कुछ अजम्पशंस हैं कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस में, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अ लिमिटेड रेंज ऑफ एक्टिविटी कॉल्ड द रेलेवेंट रेंज वेयर CVP रिलेशंस आर लीनियर। यानी एक रेंज होती है जहाँ पे CVP रिलेशंस जो है वो लीनियर होते हैं, यानी एक महदूद कैपेसिटी होती है जहाँ पे जो आपके कॉस्ट वाली प्रॉफिट रिलेशनशिप्स हैं वो लीनियर आपको नज़र आते हैं। अभी हमने पढ़ा कि कर्वी लीनियर भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक असम्पशन है। दूसरा, यूनिट सेलिंग प्राइस रिमेंस कांस्टेंट। इसका सबसे जो कॉस्ट वाली प्रॉफिट एनालिसिस करने का जो एक बेहतर आप समझ लें बेसिक असम्पशन है वो है कि आपकी सेलिंग प्राइस जो कांस्टेंट रहनी चाहिए। जैसे भी हमने बात की कि $100 पर यूनिट हमारी सेलिंग प्राइस है एक यूनिट की, तो हमने इसको कांस्टेंट रखना है। अगर आप इसको वक्त के साथ साथ बदल रहे हैं, हर महीने बदल रहे हैं, हर हफ्ते बदल रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि फिर आपके जो कर्व बनेगा CVP का ये कोई लीनियर कर्व आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह से यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो भी कांस्टेंट होनी चाहिए। जैसे इस केस में लास्ट केस में हमने $70 देखा तो कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर ये भी बदल रही है, ठीक है, कॉस्ट में भी चेंज आ रहा है, तो भी आपका जो आप समझ लें कि जो कर्व है वो लीनियर नहीं होगा। टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, फिक्स कॉस्ट भी आपकी जो कांस्टेंट होनी चाहिए। ज़ाहिर है फिक्स होगी कांस्टेंट है, तो अगर वो कांस्टेंट नहीं होगी एक टाइम पीरियड में तो वो फिक्स नहीं होगी, ठीक है।
प्रोडक्शन जो है वो आपकी वो बिल्कुल सेल्स के बराबर होनी चाहिए, यानी इन्वेंट्री में कोई चेंजेस ना हो, ये ना हो कि अब पहले आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 10 यूनिट 10% बचते थे, अब आप 30% क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स रह गए हैं आपके अगले महीने, वो बच गए हैं, और फिर उससे अगले महीने जो 15% बच गए हैं। तो इस तरह से चेंज नहीं होनी चाहिए इन्वेंट्री में, यानी जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उस हिसाब से आपकी सारी सेल हो। तो ये सारी एजम्पशंस हैं, अगर एजम्पशंस पूरी हो रही हैं तो आपका जो कर्व है, जो ग्राफ है, वो लीनियर जो है ना वो आपको नज़र आएगा। अब वर्क विथ चेंजेस इन एस्टिमेट्स, एस्टिमेट्स में अगर हम चेंजेस कर लें, फॉर एग्जांपल के जैसे मैंने बताया कि सेल प्राइस चेंज नहीं होनी चाहिए, तो अगर चेंज हो जाती है तो फिर क्या होगा। अब जैसे कि पुरानी एग्जांपल आप देखें, ये एग्जांपल आपके सामने 2 लाख सेल्स हैं, ठीक है, और ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन, नेट इनकम 36, और ये देखें पर यूनिट भी डाटा है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल्स पर यूनिट है $100, राइट। तो अब वो कह रहे हैं कि व्हाट हैपेंस टू ब्रेक इवन पॉइंट इफ मैनेजमेंट कैन इंक्रीज द सेल्स प्राइस टू 105 विद नो चेंजेस इन फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट। कह रहे हैं कि सिर्फ सेल प्राइस में चेंज लेके आ रहे हैं और हमने कोई फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में हमने कोई चेंज नहीं की। अब आपको पता है जो यूनिट सेल्स यूनिट प्राइस थी $100 थी, और अब वो कह रहे हैं $105 हो गई है एक यूनिट की। तो कह रहे हैं अब बताएं ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में कितना होगा। आपको पता है कि पहले जब ये $100 थी तो ब्रेक इवन पॉइंट जब हमने यूनिट में निकाला था सेल्स का, तो वो 800 यूनिट्स बन रहे थे, राइट, पिछली स्लाइड्स में। तो अब ज़ाहिर है कि $105 होगी, तो अब फार्मूला क्या लगेगा, फिक्स कॉस्ट तो भी 24,000 है, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट जो है वो कैसे आप निकालोगे। अब ज़ाहिर है पहले तो 30 आ रहा था क्योंकि $100 थी, अब 105 हो गई है, तो 105 में से 70 निकालोगे तो 35 आ जाएगा। इसका मतलब CM जो पर यूनिट है वो चेंज हो गया। तो अब आपने 24,000 को 35 पे डिवाइड करना है, तो फिर आंसर आएगा 686, यानी इसका मतलब सेल प्राइस बढ़ाने से आपका जो ब्रेक इवन यूनिट्स हैं उनमें कमी वाकई। इसका मतलब वो आप 686 यूनिट्स फरोख्त करेंगे तो आप ब्रेक इवन पे आते हैं। पहले आपको 800 यूनिट बेचने पड़ रहे थे ब्रेक इवन पे आने के लिए, तो यूनिट कम हो गए, कम यूनिट बेचेंगे, 686 यूनिट बेचेंगे तो आप ब्रेक इवन पे आ जाएंगे, यानी आपको लॉस नहीं होगा। तो इस तरह से आप अगर चेंज कर देते हैं एस्टिमेट्स के अंदर, इसी तरह अगर आप वेरिएबल कॉस्ट में चेंज कर दें तो दोबारा आपको CM निकालना पड़ेगा, ठीक है, और दोबारा जो है आपको ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, अब इनकम की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि आपको पता है कि प्री टैक्स इनकम जो होती है, प्री टैक्स नाम से ज़ाहिर है कि टैक्स लगने से पहले वाली इनकम, तो वो कैसे आप निकालेंगे। सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं, फिक्स कॉस्ट निकालते हैं, नेट इनकम आ जाती है, ये नेट इनकम प्री टैक्स इनकम होती है, इसमें से भी हमने टैक्स माइनस नहीं किया आपका। तो लेट्स एक केस है, इसको ज़रा देख लें। कह रहे हैं रिजवान एक्सपेक्ट टू सेल 1500 यूनिट्स एट $100 ईच नेक्स्ट मंथ। कह रहे हैं कि रिजवान जो है एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये 1500 यूनिट्स फ़रोख्त करेगा, $100 का एक यूनिट है अगले महीने में, यानी 1500 यूनिट बेचना चाह रहा है रिजवान, और उसकी प्राइस होगी $100 पर यूनिट। और कह रहा है फिक्स कॉस्ट जो 24,000 पर मंथ हैं, और ये फिक्स है, एंड द यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इज $70। कह रहे हैं यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी $70 है। व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम शुड रिजवान एक्सपेक्ट। कह रहा बताया रिजवान की इनकम एक्सपेक्ट कर रहा है। तो यार है कि इसमें फिक्स कॉस्ट भी दी है, वेरिएबल कॉस्ट भी दी है, सेल्स पर यूनिट भी आपको दिया हुआ है। तो सेल्स आप कैसे निकालेंगे, 1500 यूनिट बेचना चाह रहे हैं, एक यूनिट कितने का बिकना है, $100 का, तो 1500 मल्टीप्लाई 100 सेल्स आ जाएंगी, माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी $70 पर यूनिट, कितने यूनिट बेचना चाह रहा है 1500, तो 1500 मल्टीप्लाई 70, ये वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, माइनस फिक्स कॉस्ट करनी है, फिक्स कॉस्ट आपको तो 24,000 है। तो इन सबको सॉल्व करेंगे तो $21,000 जो है ये आपकी इनकम प्री टैक्स आएगी। प्री टैक्स का मतलब है टैक्स लगने से पहले जो आपकी नेट इनकम है वो $21,000 होगी। ओके, अब ब्रेक इवन को तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब इससे अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टारगेट इनकम, राइट। टारगेट इनकम को हम नेक्स्ट लेक्चर में रख लेते हैं, ठीक है। अभी कुछ प्रैक्टिस है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे ताकि थोड़ी सी आप इनकी प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चंस की, ताकि मिक्सअप ना हो। तो इसको हम यहाँ तक स्टॉप करते हैं, और कुछ केसेस हैं जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। वो केसेस जो हैं रिगार्डिंग फार्मूलाज और क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, उनकी प्रैक्टिस है, एक दो मैं करके भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए।